गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यवस्थापिका का पतन या डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स। व्यवस्थापिका के पतन की बात की जा रही है आजकल। लॉर्ड ब्राइस नामक एक राजनीतिक विचारक है। 1925 में उनकी एक बुक आई थी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में चर्चा की थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान में उन कारणों को खोजने का प्रयास किया था जिससे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। आज अक्सर ये कहा जाता है कि संसद का युग अब लद चुका है, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। व्यवस्थापिकाओं के पतन से क्या तात्पर्य है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके बारे में केसी वियर नामक एक राजनीतिक विचारक है, जिन्होंने कहा है कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है। फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। कहने का तात्पर्य ये है, केसी वियर नामक राजनीतिक विचार जो है वो व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में कहते हैं कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ाया है, अपनी शक्तियों को भी बढ़ाया है, परंतु फिर भी अन्य संस्थाओं से अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रूप में ये व्यवस्थापिका अभी भी पतन की ओर जा रही है और अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियों में उससे भी ज़्यादा वृद्धि कर ली है और यही कारण है कि व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। यदि व्यवस्थापिकाओं की भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है। आज का जो युग है ये तीव्रता का युग है और इस तीव्रता के युग में संगठनात्मक संयंत्र जो है इसकी गति कम हुई है। व्यवस्थापिका अपने संगठन और कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका में जब कोई कानून बनने को आता है तो उस कानून के बनने में कितना वक्त लगता है, और चूँकि आज तीव्रता का युग है और इस युग में हर कार्य तीव्रता के साथ होना चाहिए और यही कारण है कि व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण में बहुत वक्त लगाती है उसकी अपेक्षा कार्यपालिका इस कार्य को बहुत तीव्रता के साथ करती है और यही कारण है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियाँ घटती जा रही है। यद्यपि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में आज भी व्यवस्थापिका की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण बनी हुई है, किंतु कार्यपालिका के सापेक्ष में उसकी शक्तियों में कमी हुई है और इसे ही व्यवस्थापिकाओं की अवनति या पतन का नाम दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्यवस्थापिका के पतन की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त भी कार्यपालिकाएं आजकल अनेक कार्य करने लगी है। आर्थिक नियोजन और योजनाओं का संचालन भी कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है और आधुनिक समय में 95% तक विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कानून निर्माण में भी कार्यपालिका अब भूमिका निभाने लग गई है। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून
बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिका ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के माध्यम से बनाने लग गई है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक भाग व्यवस्थापिका के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला गया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत व्यवस्थापिका द्वारा कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे दी जाती है और इस प्रथा ने व्यवस्थापिका के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा है रेडियो और टेलीविज़न। संचार के इन साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क स्थापित कर सकती है और जनता से आमना सामना कर सकती है। तो इन साधनों के विकास ने जनता को सीधे प्रधानमंत्री से या कार्यपालिका से कनेक्ट कर दिया है और यही कारण है कि व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है। चौथा इसका कारण है विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ये कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों और सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं रहता है। तो विशेषज्ञों की परिषदों और समितियों के विकास के परिणाम स्वरूप भी व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी आई है। पांचवा है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ नहीं कर सकती। तो युद्ध या सैनिक संकट की स्थिति जब देश के सामने आती है तो कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवस्थापिका उस समय पे निष्क्रिय हो जाती है। छठा है विदेश संबंधों की प्रधानता। ऐसा कहा जाता है कि जो जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेशी संबंधों के संचालन की कार्य की जो प्रकृति है वो है ही ऐसी कि इसमें व्यवस्थापिकाएं कभी कभी ही अपनी भूमिका निभा सकती है। कार्यपालिका को ही इसमें ज़्यादा कार्य करना होता है। सातवां है सकारात्मक राज्य का उदय। अब राज्य कल्याणकारी बन गए हैं और जनता के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों का कार्य बन गया है। जनता को हर चीज़ तुरंत व सही समय पर मिल सके इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को ही करनी होती है। इससे कार्यपालिका का कार्य अत्यधिक विस्तृत हो गया है। बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से छीना है। दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है और इसी कारण संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार। व्यवस्थापिका के सदस्य सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं तथा अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और यही कारण है कि अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्ति व्यवस्थापिका में स्थान प्राप्त कर लेते हैं और ये कम योग्य व्यक्ति अपने कार्य और आचरण से व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। 10वां और सबसे अंतिम कारण हम देख सकते हैं व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर तथा
दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग तो कम ही होता है। इसकी तुलना में मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति का ही अधिक उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के पतन की जो बात की जा रही है, उपर्युक्त बिंदुओं से ऐसा लगता है कि व्यवस्थापिका की भूमिका में ह्रास और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है, किंतु व्यवस्थापिकाओं की अवनति की जो ये स्थिति है, ये केवल संसदीय व्यवस्थाओं में ही अधिक देखने को मिलती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम ऐसा देखने को मिलता है। और व्यवस्थापिकाओं की अवनति से मतलब अब हमको ये नहीं लेना चाहिए कि व्यवस्थापिकाओं ने अपना महत्व खो दिया है, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका लोकतंत्र का आज भी केंद्र बिंदु है, जो कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसका महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है।